हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बेसब्री से आप लोग का इंतज़ार हो रहा होगा कि अश्विनी सर का बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है। बट मैं एश्योर कर रहा हूँ कि ये जो मैं आज का वीडियो आपके लिए आज का जो वीडियो आपके लिए खास करके हमारे ऑल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, इवन झारखंड बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड, ऑल एस्पायरेंट्स के लिए। अभी तो आप करेंटली जान रहे हैं कि 1 तारीख से हम लोगों का जो बीएससी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनके लिए बच्चों को बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा कि अश्विनी सर का वो लेक्चर वीडियोस कब आएंगे जिसमें उनके प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। और जो मैं लेक्चर वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी आपकी रहेगी जब तक आपके पूरी एग्जाम ना हो जाए। और मैं ये लेक्चर वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहूँगा जिससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस पे कमांड हो जाए। और हाँ, ऐसा ये एमसीक्यू क्वेश्चन देने का मतलब है कि मेरे कुछ अनुभव हैं, जिस अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और वो अनुभव क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादातर बच्चों को कमांड होनी चाहिए, और वो क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आते हैं, चाहे वेदर बीएससी बोर्ड एग्जाम्स हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो, जैक हो एंड एक्सेट्रा। तो आज जो मैं पहला चैप्टर थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन लिया हूँ, उसके बाद मैं अभी तुरंत आपके इसी लेक्चर वीडियोस में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ऑल काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, खास करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे अच्छी तरह से, उसके आंसर्स को याद कर लेंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। दैट विल गिव यू मोर हेल्पफुल डेट्स इन योर एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखेंगे, आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे एग्जाम में। और मैं होप करता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को रीड करके आप पढ़ेंगे और पढ़ करके एग्जाम देंगे, और देने के बाद आप देखेंगे कि आई एंश्योर दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग चले आज के लेक्चर वीडियोस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा एक बात और, वेलकम टू माय चैनल एसेंट बाय अश्विनी सर। ठीक है, आज का जो वीडियो है एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर बीएससी बोर्ड एग्जाम्स 2022 जस्ट स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। देखिए, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। सबसे पहले सारे बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आपके पास एबिलिटी है क्विकली लिखने की तो आप लिख भी डालो। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो मैं आपके लिए टाइम भी बचेगा और आपका आगे का क्वेश्चंस भी आपको मिलते चले जाएंगे। हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस में कितने पॉसिबल ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ब्रेवियस लैटिसेस किसे कहते हैं? देयर आर 14 टाइप ऑफ पॉसिबल ब्रेवियस लैटिसेस। उसी के बारे में इसने पूछा है, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। तो देयर आर 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस एज वी नो। तो हमारे पास ऑप्शन में है 23, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 230 एंड ऑप्शन है 14। Which one will be correct answer? I already told you. Which will be correct option? D. So D will be the correct option of this question. ठीक है, D will be the correct option of this question. There are 40 type of Bravais lattices for the crystal lattice. Possible space lattices वो है 14 type of possible crystal lattices. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na+ एंड Cl-। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- इन NaCl ईच। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का एंड क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि सोडियम क्लोराइड में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या-क्या आंसर होना चाहिए? चलिए मैं यहां पे देखता हूं Na+ = 4, Cl- 4, यानी पहला ऑप्शन में है Na+ 4 Cl- 4। तो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं दिखा रहा है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए ये गलत हो गया। बी क्वेश्चंस की मैं बात कर बी ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, Na+ = 6 एंड Cl- = 6। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ यहां पे दिख रहा है कि Na+ 6 है, Cl- 6 है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। मतलब एक आयन जो है अपने आजू बाजू में जितने भी पड़ोसी एटम हैं वो 6 एटम से घिरा पड़ा है। तो 6 एटम से घिरा पड़ा है, यदि कोई पड़ोसी एटम होता है तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है,
तो मान लेते कोई एक आयन है जो अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ है, 6 पड़ोसियों से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए सी ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो Na प्लस 8 Cl माइनस 8। मैं इसके बारे में बता दूं, ये यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन रखता है Na प्लस इज इक्वल टू 8 Cl माइनस इज इक्वल टू 8, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यदि दिखा रहा है तो आप समझ लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल नहीं, बल्कि ये ऑक्टाहेड्रल का नहीं होगा, ये क्यूबिक का होगा। किसका होगा बुआ? क्यूबिक का होगा, क्यूबिक क्रिस्टल का होगा। नो, गलत, क्यूबिक क्रिस्टल का नहीं होगा ये। क्यूबिक क्रिस्टल का यहां पर थोड़ा सा आ जाते हैं एक बार। क्यूबिक क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल का हो गया 4, ऑक्टाहेड्रल का 6, क्यूबिक क्रिस्टल का, हाँ यस राइट, क्यूबिक क्रिस्टल का होगा 8 एंड Cl, और ये तो होता ही नहीं है। Na प्लस इज इक्वल टू 5 एंड Cl माइनस इज इक्वल टू 5। चलिए हम लोग बी ऑप्शंस पे कमांड करते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन A equal to 0.352 nanometer, B equal to 0.352 nanometer, and C is equal to 0.498 nanometer, and alpha is equal to beta equal to 90 degree, and gamma is equal to 120 degree. आप लोग पढ़े होंगे, जब आप सॉलिड स्टेट के थ्रू जा रहे होंगे तो आपको मिला होगा कि किसी भी यूनिट सेल को जनरेट करने के लिए मुझे 3 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। तो यूनिट सेल को जनरेट करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स हैं। उसमें आपके आते हैं, पहला क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, दूसरा इंटरफेसियल एंगल, और तीसरा प्रिमिटिव्स। तो चलिए मैं पहला क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में बोल दूं तो OX, OY, OZ से रिप्रेजेंट करते थे। इंटरफेसियल एंगल्स की मैं बात करूं तो अल्फा, बीटा एंड गामा रिप्रेजेंट किया जाता था, जो कि यहां पे दिया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा दिया हुआ है, ठीक है। और जो प्रिमिटिव्स की बात करते थे वो डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल्स होते थे, यानी साइड्स ऑफ एज लेंथ, यानी डिस्टेंस लेंथ ऑफ एज लेंथ बोलो या यूनिट सेल का जो साइड्स बोलो वो बोलो आप, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बुआ, क्या चीज रिप्रेजेंट करते थे, ये ध्यान देना है, A, B एंड C से। तो अब यहां पर हमको देखना है कि A इज इक्वल टू 0.352 नैनोमीटर है, B इज इक्वल टू 0.352 नैनोमीटर है, और C इज इक्वल टू 0.498 नैनोमीटर है। मतलब A इक्वल टू B है बट नॉट इक्वल टू C है, A इक्वल टू B है बट नॉट इक्वल टू C है, और अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है, जहां की गामा जो है 120 डिग्री के बराबर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको लगता है कुछ ऐसा ही, देख लीजिए गौर से, लगता है कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। तो मैं इसकी बात यदि करूं, इसकी मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर पे, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये हेक्सागोनल जैसा क्लियर दिख रहा है फिगर, क्योंकि मैं एक को यदि A बोलूं, इसको मैं B बोलूं, तो दूसरा जो लेंथ होगा C होगा। तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है ABC, तो A जो है B बराबर होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस में, और C जो होता है डिफरेंट होता है। और एंगल की बात करूं तो अल्फा एंड बीटा दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होता है, और गामा 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारा हेक्सागोनल हमको ढूंढना है कि हेक्सागोनल है या नहीं ऑप्शन में। चलिए पहला है क्यूबिक, दूसरा है हेक्सागोनल, बी ऑप्शन। C हो गया ऑर्थोरोम्बिक, गलत हो गया। D नन ऑफ दिस, चलो नन ऑफ दिस का मतलब तो होता ही नहीं है भाई, यहाँ पर तो है ऑप्शन में, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, राइट। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन पे कमांड करते हैं हम लोग, द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फार्मूला। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जब हम डेंसिटी निकालते हैं, खास करके पर यूनिट सेल, यदि हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस का पर यूनिट सेल यदि डेंसिटी निकालें, तो आपको बताया गया होगा कि मास ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उस फॉर्मूला से हम लोग रिलेट करके निकालते थे रैंक ऑफ क्रिस्टल यानी Z इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू AQ। ये जो ऑप्शन है मेरे लिए वो C ऑप्शन से ही होगा, जबकि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, ये तो है ही नहीं, नन का मतलब कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है रैंक ऑफ क्रिस्टल Z, जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी बोलते हैं, रैंक ऑफ क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो Z इनटू मोलर मास
या मोलिकुलर मास बोल दो, यहाँ पर मोलर मास बोलेंगे, ग्राम मोलर मास, Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ। AQ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? तो यहां से हम लोग चले सी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेडियस रेशियो? व्हाट इज द रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो किसे कहते हैं एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको बाय फार्मूला। रेडियस रेशियो कहा जाता है रेडियस ऑफ वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस, इंटरस्टिशियल साइट। वॉइड किसको कहते हैं? वॉइड के बहुत सारे नाम हैं। वॉइड मतलब क्या? बहुत सारे एटम घिरे पड़े हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में जो छोटी सी खाली जगह होगी उसे वॉइड कहेंगे, वैकेंट स्पेस कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट कहेंगे। तो जो वॉइड की रेडियस होगी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, जो क्लोज पैकिंग में स्फीयर पार्टिसिपेट कर रहा है उसका स्फीयर का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड। तो हमें यहाँ पे कौन सा वॉइड लेना है? चलो एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे और लिखा है, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। चलो ये भी रेडियस रेशियो को ही डिफाइन करता है। मतलब जो कटायनिक स्पीशीज होते हैं जो खास करके वॉइड को ही ऑक्यूपाई करते हैं, और जो अनायनिक पार्ट होते हैं, कटायन से साइज बड़ा होता है अनायन का, तो अनायनिक पार्ट जो होते हैं वो क्लोज पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रेडियस ऑफ वॉइड के जगह पर रेडियस ऑफ कटायन ले लिया गया है। जो छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, छोटे से स्पीशीज होते हैं जो खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसका साइज जो होता है, इसका जो रेडियस होता है सफिशिएंट इस वॉइड के लिए होता है। इसलिए रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। और ये क्लोज पैकिंग का जो स्फीयर होता है वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ अनायन लिया गया अनायनिक साइज के लिए। और ये जो फॉर्मूला लिया गया रेडियस रेशियो का ओनली फॉर द आयनिक क्रिस्टल के लिए, ये बात दिमाग में रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला Rb by Rs is equal to रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन भी होता है। कहता है किसका निकालने के लिए? रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होता है यहां पर देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 0.414 पहला ऑप्शन, 0.225 दूसरा ऑप्शन, 0.155 तीसरा ऑप्शन, 0.732 चौथा ऑप्शन। चलो मैं बात करता हूं सारे ऑप्शंस पे। ए का जो ऑप्शन है 0.414, दिस इज द राइट आंसर फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414 ही होगा रेडियस रेशियो। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए होता है 0.225। गलती से आप एग्जाम में ये गलती कर मत बैठना कि सर 0.225 मैंने बुक में देखा था। तो कहीं वो बुक में तो देखा था आपने, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, बेशक ये नहीं देखा होगा बुक में, ये नहीं देखा होगा, ये भी नहीं देखा होगा अपने बुक में जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। ये तो मैंने अपने मन से भी दिया क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो हम लीनियर वॉइड को भी बारे में जिक्र करता हूं और इवन क्यूबिक वॉइड को भी डिराइव करके निकालता हूं। तो यहां पर देखिए आपका बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिया होगा 0.414 दिया होगा, ये फॉर ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो दिया है। 0.225 यदि दिया होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो दिया होगा। याद कर लेना, रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414, रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 एंड लीनियर वॉइड का जो रेडियस रेशियो होगा वो 0.155 और जो क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशियो होगा वो 0.732। ये क्यूबिक वॉइड का रेडियस रेशियो होगा 0.732। तो आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर ए, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो पूछ रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं दोस्तों। Which of the following compounds exhibits diamagnetism? Wow, that's very question, बहुत बार रिपीट भी किया है बोर्ड में। आज का जिसने भी मेरा लेक्चर वीडियो मिस किया ना, समझ लो तुम्हारे आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिस हो गए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि मैं हर साल जब लास्ट मोमेंट में मैं प्रेडिक्ट करता हूँ बच्चों को तो लगभग उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं, आ जाते हैं। ये पता नहीं आप लोगों का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, जिसके कारण से बच्चों को बात सही हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Which of the following compounds exhibits diamagnetism? डायमैग्नेटिज्म कहते हैं किसको? पहले ये जान लीजिए अच्छी तरह से। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड्स को या मान लो कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हो, रख रहे हो, वहां पर वो रिपेल्ड हो जाएगा,
दैट सॉलिड हैज बीन टोटली रिपेल्ड बाय द रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल होने का मेन कारण क्या है कि उसमें जो है अनपेरेंसी बहुत कम होती है और पेरेंसी ज्यादा होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे दोस्त, तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन जिनके स्ट्रक्चर में यदि अनपेयर्ड, एक सिंगल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़ी का, जोड़ी वाला थोड़ा स्टेबल ज्यादा होता है ना। जो जोड़ी में है उसको क्या जरूरत है, इधर उधर भागने का, लेकिन जो बेचारा अकेला है वो इधर उधर भाग सकता है ना। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और जो सबसे ज्यादा रिपेल्ड होगा जिसको बाहर की दुनिया से वो परे है, क्योंकि वो ऑलरेडी घर में वो जोड़ी में है। तो चलो भाई, वो जोड़ी वाले बच्चे ज्यादा होंगे, जोड़ी वाले जो बच्चे होंगे वो अपने जोड़ी के साथ ही रहेंगे, और बिना जोड़ी वाले बच्चे वो जोड़ी ढूंढने के तलाश में रहेंगे। चलो मैं वहां पर नहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कि जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक होता है, जो स्ट्रांगली रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और याद रखना वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द डायमैग्नेटिज्म, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल कर रहा है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे पास ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड। जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको आगे दिख जाएगा। बेशक आप लिखे होंगे तो, चूंकि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, हम लोग बच्चों को अभी नहीं बताएंगे, बताना होता है तो हम लोग खास करके डी&एफ में इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों को। तो चलिए, टाइटेनियम ऑक्साइड याद रखना है तुमको, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम मोनोऑक्साइड। तो चलो यहाँ पर हम लोग लेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का पहला ऑप्शन राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर होगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही दिखाएगा डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, बाकी कुछ पैरामैग्नेटिक दिखा रहे हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक दिखा रहे हैं, ठीक है, और कुछ तो दिखाई नहीं रहे, कुछ पैरामैग्नेटिक दिखा रहे हैं, कुछ आपके टाइटेनियम मोनोऑक्साइड ये आपके दिखा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म दिखा देंगे। तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर टाइटेनियम डाइऑक्साइड से, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। लेविस एसिड बच्चों आपको पता होना चाहिए लेविस एसिड के बारे में। हमारे कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं कंपाउंड में जो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाइड्रोसिड्स को हम एसिड्स बोलते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन हो। हमारे कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, नॉन प्रोटिक एसिड भी होते हैं। और आप बड़े मजे की बात है, नॉन प्रोटिक एसिड किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, जो प्रोटॉन दे नहीं सकता। प्रोटॉन होगा ही नहीं तो प्रोटॉन देगा कहां से? नॉन प्रोटिक एसिड होते हैं। दूसरा, हमारे कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जिसके पास OH नहीं होता। ये भी मजे की बात है भाई। सर आपने क्या बोल डाला कि जिसमें OH नहीं होता? जिसमें OH नहीं होता वो बेस नॉन हाइड्रोक्सिल बेसिस कहलाते हैं, नॉन हाइड्रोक्सिल बेसिस। चलिए मैं ऐसे कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैं यदि कह दूं कि FeCl3, AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, फेरिक ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, FeCl3, AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्या आप इसमें हाइड्रोजन देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। हाइड्रोजन है? नहीं है। आयरन है, क्लोरीन है, अल्युमिनियम है, क्लोरीन है, ठीक है, आयरन है, क्लोरीन है, अल्युमिनियम है, क्लोरीन है, लेकिन भैया इसमें हाइड्रोजन है कहां? और मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अरे वाह, ये एग्जांपल वेरी गुड, यहां भी मिल रहा हूं। तो ये सारे जो एसिड हैं इसे लेविस एसिड का नाम दिया गया है बुआ, लेविस एसिड इसे बोलते हैं। और लेविस एसिड ये वो एसिड है जो नॉन प्रोटिक एसिड है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं, लेविस महोदय ने क्या कहा था। लेविस एसिड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि नॉन प्रोटिक एसिड जिसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं बच्चों को केवल याद करने के लिए तजुर्बे से ये मैं बोलता हूं, मेरा जो तजुर्बा है याद आपका कराने के लिए, लादे बाबा को याद करना, लादे 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 बाबा, लिया तो एसिड और दिया तो बेस। क्या भाई लिया दिया लेना देना किसका होता है? लिया तो एसिड, दिया तो बेस। लिया तो एसिड, क्या लिया? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर, दिख रहा है आपको सबको? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन एसिड एंड लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनर इज ए लेविस बेस। तो हमें यह देखना है कि बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन यदि बॉन्ड बनाया है, बोरॉन अपने 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो बोरॉन को मात्र 6 इलेक्ट्रॉन हासिल हुआ है। बोरॉन के पास अपना का 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर जब म्यूचुअल शेयरिंग किया होगा आपस में, तो बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन आए होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब तुम बताओ कि ये बोरॉन भाई साहब के पास एक ऐसा भी ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कहीं से क्षमता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसलिए BF3 को क्या कहूंगा? BF3 को कहूंगा कि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं बुआ? लिया तो एसिड और दिया तो बेस। लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं बुआ? लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो हमको यहां पे ढूंढना है कि BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड है, BCl3 ये थोड़ा वीकर लेविस एसिड है, और वीकर है और वीकेस्ट है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड की बात कर रहा था। बोरॉन को लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, तो ये लिया तो लेविस एसिड कहलाया। यदि दिया होता इसने, जैसे मैं एक बात कर दूं, NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ध्यान से देखते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये किसी को देना चाहता है। मान लो इसके बाजू में कोई H+ आ गया, प्रोटॉन है, अब ये भाई साहब इसको दे देता है, अब दे करके बना लेता है अमोनियम आयन NH4+। अब तुम गौर से देखो, इस प्रोटॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी नहीं, पेयर की तो बात ही नहीं करो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी पेयर जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की ये निर्जल जोड़ी जो इसको मिल गया, अभी इसने दिया, तो देने वाला को क्या बोलोगे? लेविस बेस। देने वाला को क्या बोलोगे? लेविस बेस। अमोनिया इज ए लेविस बेस, ठीक है। और BF3 इज ए लेविस एसिड, क्योंकि बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है कि यहीं से ले सकता है वो, ठीक है। बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये ले सकता है अभी भी, इसलिए इसको कहेंगे लेविस एसिड। और NH3 को क्या बोलेंगे? लेविस बेस। कांसेप्ट क्लियर? लिया तो एसिड और दिया तो बेस, दैट इज कॉल्ड लेविस कॉन्सेप्ट। लिया तो एसिड, दिया तो बेस, दैट इज कॉल्ड लेविस कॉन्सेप्ट। तो लिया क्या दिया? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन एसिड, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनर इज ए बेस। तो लेविस एसिड लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं लेविस बेस, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलते हैं लेविस बेस। याद रखना। चलिए मेरा आज का ये जो 7वां सवाल था आपका, अभी का, सॉरी नॉट आज का, ये अभी का जो 7 क्वेश्चंस है मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपका आंसर पे टिक भी मारा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, क्विक। मैं इरेज करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन तो हमें डिस्कस करने हैं और बहुत सारे चैप्टर्स भी बाकी हैं, हमारे पास एग्जाम के समय भी बहुत कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। यदि डाउट हो तो आप अपने मॉडली के थ्रू जाओ, अपने बुक्स के थ्रू जाओ, और जितने भी आपके गेस्ट पेपर्स या क्वेश्चंस बैंक होंगे उसके थ्रू जाओ, आपको कहीं ना कहीं मेरे दिए गए प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। 8 पे आते हैं हम लोग। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल विथ लैटिस पैरामीटर ए? लैटिस पैरामीटर ए, देखो सबसे पहले तो सीजियम क्लोराइड के बारे में जान लो। BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है, BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें एक बार क्लियरली, ठीक है, क्लियरली हम लोग देख लें BCC टाइप यूनिट सेल में। तो BCC टाइप में यूनिट सेल में जो होता है
आप मान के चलो एक रूम को, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा वो आपका ये क्यूबॉइड का डायगोनल होगा या क्यूब का डायगोनल होगा। तो क्यूब का डायगोनल का लेंथ कितना हो जाता है बुआ? क्यूब का डायगोनल का लेंथ √3a होता है। ठीक है, क्यूब का डायगोनल का लेंथ क्या होता है, जल्दी बता दो, क्या होता है बुआ, जल्दी बता दो, क्लियर सा। तो ये जो लेंथ है ना √3a है, √3a, ठीक है, √3a के बराबर होता है। यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड कोई एटम है, अब यहाँ पर एटम कौन सा लिया गया? बॉडी सेंटर्ड एटम सीजियम लिया गया, ठीक है। अब चारों तरफ जो है हर जगह पर Cl- है। अब इसकी लेंथ √3a होती है। अब यहाँ पे देखूंगा कि मैं यहाँ पर कोई आयन है, यहाँ पे कोई आयन है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम मेजर यदि करेंगे तो ये मेरे पास r+, और यहाँ पर देखा जाए तो रेडियस है, रेडियस ऑफ कटायन। यहाँ पर देखा जाए तो फिर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कटायन इसको लेंगे, रेडियस ऑफ अनायन एंड रेडियस ऑफ अनायन लेंगे। तो इसका जो लेंथ है रेडियस ऑफ अनायन ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अनायन हो जाएगा, और इसका लेंथ लेंगे तो रेडियस ऑफ कटायन का ट्वाइस यानी कि डायगोनल के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लेंगे 2r+ यानी 2CS+ प्लस 2rCl- इज इक्वल टू √3a। चलो यहाँ से आ जाता है RCS प्लस RCl- इज इक्वल टू √3a/2। √3a/2 ऑप्शन हमारा होना चाहिए आंसर। √3a/2 ऑप्शन कहाँ पे है? ये। तो दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है? सी ऑप्शन हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया बुआ। BCC टाइप का CaCl होता है। इसका जो डायगोनल लेंगे हम लोग, ये लॉन्गेस्ट लेंथ ही लेंगे, ये वाला लेंगे क्यूब का, जो खास करके आप लोग लेते हैं, ठीक है। क्यूब का जो डायगोनल लेंगे वो √3a के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ अनायन बीच में है, टोटल डायमीटर ऑफ कटायंस प्लस कॉर्नर पे जो होगा वो रेडियस ऑफ अनायन, सबको जोड़ दोगे तो √3a के बराबर होगा, और वहाँ से आप निकाल लीजिए RCS प्लस RCl- का वैल्यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द कंपाउंड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड आप दिमाग में लेके चलना। ये दो ऐसे टाइप के होते हैं कंपाउंड जो AB2 टाइप एंड A2B टाइप होते हैं। तो AB2 टाइप एंड A2B टाइप, AB2 टाइप को बोला जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर कैल्शियम डाइफ्लोराइड। A2B टाइप जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आप ले लो A2B टाइप को लेंगे एंटी फ्लोराइड, जिसमें फ्लोरीन नहीं होगा, बस ये दिमाग में रख लो जिसमें फ्लोरीन नहीं होगा। तो आप इसमें लेते हो Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है, मतलब एंटी फ्लोराइड। और जिसमें फ्लोरीन होगा वो फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये फ्लूस्पर है, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, इसको फ्लूस्पर कहते हैं। तो फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरह का दिखा रहा है। A2B टाइप, B2 टाइप को बोलते हैं फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर, A2B टाइप को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लोराइड में मतलब हो गया कैल्शियम डाइफ्लोराइड, और एंटी फ्लोराइड का मतलब हो गया Na2O, इसमें फ्लोरीन नहीं दिख रहा है, ठीक है, एंटी फ्लोराइड इसको बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर सवाल ये है एंटी फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो Na2O यहाँ पर हमें ऑप्शन जा रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलिए मैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। If NaCl is doped with 10⁻³ mole% strontium dichloride, ठीक है, NaCl is doped with 10⁻³ mole% strontium dichloride, the concentration of cation vacancies is, the concentration of cation vacancies is, ये सवाल पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लें। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसी निकालना है। आपको मैं बता देता हूँ बुआ, जब एक NaCl का स्ट्रक्चर लोगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ या एक आयोनिक क्रिस्टल, एक फार्मूला यूनिट लोगे NaCl का स्ट्रक्चर, एक फार्मूला यूनिट का, तो वहाँ पर इसको यदि आप एक मॉलिक्यूल स्ट्रांटियम डाइक्लोराइड यानी SrCl2 को डॉप्ट कराओगे, NaCl को डॉप्ट कराया जा रहा है SrCl2 के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर एक कटायन का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्टियम आयन का जो थोड़ा सा साइज बड़ा है उसके Sr2+, ये क्या करेगा, साइज थोड़ा बड़ा रख रहा है,
तो ये क्या करेगा, Sr2+ जो आयन है वो 2 कटायन को उसके स्ट्रक्चर से डिस्प्लेस कर देगा। तो 2 कटायन को डिस्प्लेस करेगा, एक जगह पर अपने आप को स्थान ग्रहण कर लेगा और दूसरे को एज इट इज जो कटायन की वैकेंसी रह जाएगी वो एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि 2 जब कटायन वहाँ से मिसप्लेस होंगे तो एक स्ट्रांटियम एक जगह पर अपने खुद को बैठ जाएगा खाली जगह पे और दूसरा खाली जगह एज इट इज रिमेन रह जाएगा। तो अब यही हमको पता चला कि यदि एक फार्मूला यूनिट लेते हैं इसका और उसमें एक फार्मूला यूनिट स्ट्रांटियम डाइक्लोराइड का लेते हैं तो मुझे एक कटायन वैकेंसी मिल रहा है। यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूँ तो इसके 1 मोल में इसका 1 मोल का मैं डॉपिंग करा रहा हूँ इससे, तो मुझे 1 मोल कटायन वैकेंसी मिलेंगे, 1 मोल कटायन वैकेंसी मिलेंगे। यदि मैं 10⁻³ मोल %, इसका मतलब आप समझना है 10⁻³ मोल %, मोल बटा 100, इसको बोलते हैं 10⁻³ मोल %। तो इसका मतलब होगा कि 10⁻5 मोल 10⁻5 मोल स्ट्रांटियम क्लोराइड का डॉपिंग हो रहा है NaCl में, तो मुझे कितने कटायन वैकेंसी मिल जाएंगे, इतने मोल कटायन वैकेंसी मिल जाएंगे, इतने मोल कटायन वैकेंसी मिल जाएंगे। तो अब इतना मोल के बराबर कितना हो गया, आप निकाल लो कटायन वैकेंसी। 1 मोल बराबर होता है वो गाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻5 कटायन वैकेंसीज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर निकाल लो, 23 में से 5 गया 18 हो गया, ऑप्शन आएगा 6.022 इंटू 10⁻18 कटायन वैकेंसीज। हमारे पास ये ऑप्शन आना चाहिए, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 6.02 इंटू 10⁻18 कटायन वैकेंसीज, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा कि यदि एक स्ट्रांटियम क्लोराइड को हम डॉपिंग करा रहे हैं NaCl के साथ तो मुझे एक ही कटायन वैकेंसी नजर आएंगे। यदि 1 मोल लूंगा तो 1 मोल कटायन वैकेंसी मिलेगा। यदि 10⁻³ मोल % लूंगा यानी कि 10⁻5 मोल लूंगा तो मुझे 10⁻5 मोल कटायन वैकेंसीज नजर आएंगे। 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, उतना से आप 10⁻5 को मल्टीप्लाई कर देना, आपका ऑप्शन आ जाएंगे सी 6.02 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CST, पाई इज इक्वल टू CST, याद रखना पाई इज इक्वल टू CST ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। पाई इज इक्वल टू CST कहाँ है, थोड़ा सा देख लें, पाई इज इक्वल टू CST, पाई इज इक्वल टू CST, पाई इज इक्वल टू CST। अरे यार यहाँ पर आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वाओ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। इस तरह का सवाल बहुत बार आते हैं, इवन IIT के मेंस में भी सवाल पूछे गए थे। मैं तो शौक था जब एम्स के सवाल में इसको मैंने देखा है। तो विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इन फॉलोइंग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इन फॉलोइंग, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यदि वॉल्यूम रिलेटेड है, जैसे मान लो कि नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है, मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, स्ट्रेंथ में वॉल्यूम आता है, तो जितने में वॉल्यूम रहेगा ना मेजर, वॉल्यूम रिलेटेड होगा फॉर्मूला में जिस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में, तो समझ लेना बुआ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो हम देखते हैं कि मोलालिटी में मोल पर केजी, वॉल्यूम का तो सवाल ही नहीं आ रहा है, चलो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोलारिटी मोल पर लीटर, वॉल्यूम आ रहा है इसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम रिलेट हो रहा है, इसलिए ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, वॉल्यूम रिलेट हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का सवाल कर रहा था, इसलिए हमें ऑप्शन जाना चाहिए ए। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4?
H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी लिया गया है। गुड, कॉन्सेंट्रेशन कितना ले गया? 1 मोलारिटी लिया गया है। निकालने को क्या कर रहा है? नॉर्मलिटी। क्या निकालने को कह रहा है? नॉर्मलिटी। याद रखना सबसे शॉर्टकट ट्रिक, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी गुना वैलेंसी। अब यहां पर मेरा एसिड है H3PO4, तो H3PO4 का जो बेसिसिटी होता है बुआ, बेसिसिटी ये 3 होता है, ठीक है। तो यहां पर वैलेंसी की जगह पे हम बेसिसिटी लिखेंगे, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना बेसिसिटी। मोलारिटी आपका कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मोलारिटी। बेसिसिटी कितना है? 3 है, तो बेसिसिटी 3 है, तो मोलारिटी गुना बेसिसिटी, तो मोलारिटी हो गया 1, बेसिसिटी हो गया 3, तो टोटल मिला के नॉर्मलिटी हो गया 3 नॉर्मल सॉल्यूशन। कहाँ है ऑप्शन में ढूंढता हूँ मैं? कहीं है 3 3 3 3 3, याद, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज 3.0 नॉर्मलिटी, दैट इज द राइट आंसर। यानी कि मोलारिटी नॉर्मलिटी निकालना है तो मोलारिटी को बेसिसिटी से गुना कर दो। 14 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 14 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, द वैंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलारिटी बेरियम नाइट्रेट, 0.1 मोलारिटी बेरियम नाइट्रेट, 0.1 मोलारिटी बेरियम नाइट्रेट का वैंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है दोस्त 2.74। वैंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलारिटी बेरियम नाइट्रेट का दिया हुआ है 2.74। पूछ रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ऑप्शन है मेरे पास 91.3%, ऑप्शन है 87%, ऑप्शन है 100%, ऑप्शन है 74%। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है इसका वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आपको ये नहीं पता है, शायद हम भी भूल जाएं, आप भी भूल जाएं, एग्जाम में आप जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। तो एक आसान सा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ वैंट ऑफ फैक्टर निकालने का। तो यहाँ से आप निकाल लो, बेरियम नाइट्रेट मैंने लिया, बेरियम नाइट्रेट, इसको मैं जब डिसोसिएट किया तो बेरियम आयन में टूटा प्लस 2 नाइट्रेट आयन में टूटा, NO3 माइनस में टूटा। अब मान के चलो यहाँ पर कि यदि मैंने इसका मोलारिटी 0.1 मोलारिटी स्टार्टिंग में लिया है, यानी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलारिटी लिया है, तो ये 0 कॉन्सेंट्रेशन देगा बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में बात कर रहा हूँ, तो मान लिया कि 0.1 मोलारिटी है, इसमें से कुछ जो मोल हैं डिसोसिएट कर रहे हैं, तो मान लो कि वो कुछ मोल जो डिसोसिएट कर रहे हैं दैट इज द फैक्ट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम अल्फा लेते हैं। तो 1 मोल में हम लोग ले रहे हैं अल्फा, यहाँ पर 0.1 मोल पर लीटर घुला हुआ है, तो यहाँ पर लेंगे 0.1 अल्फा। ये इतना मोल डिसोसिएट कर जा रहा है, इतना मोल डिसोसिएट कर जा रहा है, इतना मोल डिसोसिएट कर जा रहा है, तो बच कितना रहा है? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। और ये जो फाइनली जो आफ्टर डिसोसिएशन मिल रहा है बेरियम आयन, वो कितना मिल रहा है? बेरियम आयन मिल रहा है 0.1 अल्फा, और नाइट्रेट आयन का मिल रहा है 0.2 अल्फा। अब हम लोग ये निकाल लिए बाबू, अब टोटल मोल्स निकाल लीजिए आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन निकाल लीजिए। तो आप जोड़ दीजिए सभी को, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा प्लस 0.2 अल्फा। यहाँ से ये तो गया काम से, आपके पास आ गया 0.1 प्लस 0.2 अल्फा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ से ये आपके आ गए टोटल मोल्स आ गए, टोटल मोल्स आ गए। अब देखिए वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है टोटल मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारा पता चल चुका है, टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन हमको पता है 0.1 मोल। अब इसमें से 0.1 मोल को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। ये वैंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला 1 प्लस 2 अल्फा। अब 1 प्लस 2 अल्फा आ गया, अब आप क्या कह रहे हो? 1 प्लस 2 अल्फा आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा बराबर 2.74 रख दो। 1 प्लस 2 अल्फा बराबर 1 प्लस 2 अल्फा बराबर 1 प्लस 2 अल्फा बराबर आप कितना रख दो, कितना रख दो? 2.74 रख दो। तो 1 प्लस 2 अल्फा बराबर 2.74 आ गया।
ये वेंटो फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 अल्फा बराबर 1.74 हो गया, अल्फा बराबर 0.87 हो गया, यानी ये फ्रैक्शन में आ गया। यदि परसेंट अल्फा की बात कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो 87% हो गया। दिस इज द राइट आंसर, 87%। दिस इज द वेंटो फैक्टर फॉर 0.1 मोलारिटी बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। तो मेरा ऑप्शन जा रहा है बी, 87%। तो हम लोग क्या निकालते हैं, वो वेंटो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स काउंट कर लीजिएगा आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइड कर दीजिएगा टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, उससे आपको निकल जाएगा वेंटो फैक्टर आई का वैल्यू। चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। द वेंटो फैक्टर ऑफ द कंपाउंड K3FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट है, K3FeCN6। तो इसको बोलेंगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 1 2 3 4। इन चारों में कौन सा ऑप्शन है, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, ए वाला ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देखें। द वेंटो फैक्टर ऑफ द कंपाउंड इतना इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि यदि मैं K3FeCN6 को ले लूं तो डिसोसिएट करूंगा तो 3 पोटासियम आयन प्लस FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में मिलेंगे, ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज के रूप में मिलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव एंटिटीज होंगे, ये इतना मिलेंगे। अब देख लो, तुमने पहले 1 लिया था, 1 मोल लिया था, अब बिफोर डिसोसिएशन 0 था। आफ्टर डिसोसिएशन में यदि बात करता हूँ तो आफ्टर डिसोसिएशन में बात करता हूँ तो मुझे 100% यदि डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो पूरा टूट गया, तो यहाँ पर हो गया 1 मोल, 3 मोल और 4 मोल, यानी कि मेरा मिल गया टोटल 3 + 1 मोल, 4 मोल मिल जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है 100% डिसोसिएशन में, 1 माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस अल्फा। यदि मैं टोटल मोल से निकाल दूँ तो 1 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा आ गया। बिफोर डिसोसिएशन मेरा 1 था, तो यानी कि वैल्यू आ गया 1 + 3 अल्फा। यदि अल्फा मैं 100% लेता हूँ, 100% मतलब 1 हो गया, तो 1 + 3 × 1 बराबर 4 आ गया ऑप्शन। वेयर इज 4 4 4 4 4 4 4 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द यूनिट ऑफ मोलालिटी, द यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है बुआ, मोल का मोलालिटी का डेफिनेशन होता है मोल पर केजी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी यानी पर किलोग्राम, दिस इज द राइट आंसर। मोल पर केजी विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी। मोल पर लीटर मोलारिटी का यूनिट है, इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी का यूनिट है, नन मीन्स नन। तो ये था हमारे 16 क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपको। फर्दर मैं क्वेश्चन और भी डिस्कस करूंगा अभी।